हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेशन 2024-25 की हम शुरुआत कर रहे थे और मैंने आपको बताया हुआ था कि कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जो फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट लेक्चर हमारा रहा है वो क्लास 10th को लेकर रहा है। आज के वीडियो में या इस वाले वीडियो में हम क्लास 11th की बात करेंगे। क्लास 11th के जो बेसिक है थोड़ा उसकी चर्चा हम करेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम चैप्टर 1 पर आ जाएंगे। चैप्टर 1 से पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्यों जान रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप क्लास 10th से 11th में आए हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए नई होने वाली है जिनको आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम जैसे 11th की फिजिक्स है और 12th की फिजिक्स है, अभी कंडीशन क्या होगी, बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे, बहुत सारे ऐसे सिंबल आएंगे जो मैं बोलूँगा जरूर मगर आपको समझ में कम आएंगे। या फिर कंडीशन क्या बनेगी, आप पहली बार उनको सुन रहे होंगे। या कंडीशन क्या बनेगी, आपने पढ़ा जरूर है मगर भूल गए हो। तो उस कंडीशन को देखते हुए आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जहाँ पे मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, कुछ अवकलन के सूत्र, समाकलन के सूत्र और त्रिकोणमिति के सूत्र और इसके अलावा बीजगणित के सूत्र बता दूंगा और कुछ सिंबल्स आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उनका फायदा हो जाए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी आप रख लेंगे। ठीक, तो इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारा सिलेबस है, जो हमें अपडेट सिलेबस पढ़ना है, मतलब 2024-25 के लिए 2024-2025 के लिए जो हमें सिलेबस पढ़ना है उस पर सबसे पहले हमें फर्स्ट यूनिट देखने को मिलेगी मात्रक और मापन। और फर्स्ट यूनिट मात्रक और मापन में जो पहला अध्याय होगा जिसपे होगा मात्रक और मापन। अब मात्रक और मापन हमने बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़े हैं। भौतिक राशियों की विमाएं हमने देखा था। भौतिक राशि की विमाएं जब हम देखेंगे तो वो देखेंगे हम सार्थक अंक और उसकी विमाएं में। त्रुटियां देखेंगे इसके साथ में। जब हम भौतिक राशियों की बात करते हैं तो भौतिक राशि में हमने 4 एसआई पद्धति जो हमने पढ़ा है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, इनकी भी हम बात करेंगे। जो हमारी मूल राशियां हैं ये कितनी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं ये कितनी राशियां हैं, ये सारी बातें हम चैप्टर्स में करने वाले हैं। ठीक, अध्याय 2 में सार्थक अंक एवं विमाएं। सार्थक अंक मतलब हम पॉइंट्स वाले ऐसे नंबर लिखते हैं 0.1473। अब ऐसे हमने लिखा है तो भाई सार्थक अंक कौन सा होगा या कितने सार्थक अंक है ऐसा पूछा जाएगा, तो वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। विमीय सूत्र मतलब MLT, इसकी बात कर रहा हूँ, LT इसकी बात मैं कर रहा हूँ। किसी भी जो सदिश राशियां होंगी हम जिनके विमीय सूत्र बनाएंगे, कोई भी भौतिक राशियां हैं जिनके हम विमीय सूत्र बनाएंगे, तो विमीय सूत्र में मेनली हम M, L और T को लेके चलेंगे। वैसे तो हमारे पास 7 मूल राशियां हैं और उन 7 का यूज हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लगा के करते रहेंगे। ठीक, ये होगी आपकी यूनिट 1 की बात। यूनिट 2 में आप क्या पढ़ेंगे, शुद्ध गतिकी, जहाँ पे आप शुद्ध गतिकी की बात करेंगे। वहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आप लेंगे कलन। अब इस पे अवकलन आप सीखने वाले, थोड़ा सा समाकलन सीखेंगे। फिर उसके बाद अगला चैप्टर उसी में शुद्ध गतिकी में ही आएगा, सरल रेखा में गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही होगी, मतलब मैं कह सकता हूँ ट्रेन की गति, ये लीजिए, ये सरल रेखा है और यहाँ से ट्रेन आगे की तरफ चल रही है, इसे हम बोलेंगे सरल रेखा में गति। ठीक, फिर इसी में थर्ड पोर्शन में क्या आएगा, इकाई 3 में क्या आएगा, सदिश विश्लेषण। एक्स वाई जेड मतलब आई जे के गुणांक आपने पढ़ा होगा, है ना। कार्तीय निर्देशांक आपने पढ़ के आया हुआ है। कार्तीय निर्देशांक जब आपने पढ़ा हुआ था तो कक्षा 10वीं तक के जो अभी सिलेबस में है वो द्विविमीय, मतलब कि सिर्फ एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात होती है। मतलब अगर यहाँ पे बिंदु P होता है तो इसके निर्देशांक, बिंदु P होता है तो इसके निर्देशांक x, y आप लिखते हैं। मगर कंडीशन क्या होगी, मैं बोलता हूँ तीसरी जो भुजा है ना ये ऐसे कुछ बाहर है, जैसे ये पेन है ये कुछ इस प्रकार से बाहर रखा है, ऐसे बाहर की तरफ उभरा हुआ, मतलब 3D शेप की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी त्रिविमीय आकृति है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में मैं इसको z अक्ष ले रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। तो ये z अक्ष से भी तो कुछ दूरी पे होगी, तो जब इसके निर्देशांक हम देखेंगे तो इस बिंदु के निर्देशांक x, y, z होने वाले हैं। ठीक, ये हम देखेंगे सदिश विश्लेषण के साथ में। समतल में गति, जब वस्तु क्षैतिज गति कर रही होगी, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही होगी, जब वस्तु प्रक्षेप गति कर रही होगी, वो सारे गति वाले कॉन्सेप्ट हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर क्या आएगा, गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, 3 नियम दिया था।
ठीक, 3 नियम थे, 3 समीकरण थे, वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा गति के नियम कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, गति के नियम में क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्टली हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसी में अगला टॉपिक आपको मिलेगा घर्षण। अब जब आप गति पढ़ लेंगे तो गति को रोकने के लिए भी किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और उस इक्विपमेंट द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसे ही हम क्या बोलने वाले हैं, घर्षण। ठीक, फिर उसी में एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, एक समान वृत्तीय गति की। एक समान वृत्तीय गति किस कंडीशन में, मैं बोलता हूँ एक चौराहा है, देखिए ये चौराहा आपके साइड में कहीं पे आपने देखा होगा, इस प्रकार से रोड होती है। अब कोई गाड़ी यहाँ से आई है, अब ये यहाँ से जैसे यहाँ पे मूव करती है तो आप क्या देखते होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में या इधर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, जिधर साइड गाड़ी आपकी मुड़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स महसूस होता है। आपको लगता है कि यार मुझे कोई धकेल रहा है, क्या लगता है कि यार मुझे कोई खींच रहा है। तो जो खींचने या धकेलने का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो फोर्स लग रहा है उसे बोला जाएगा अभिकेंद्री बल, और उस अभिकेंद्री बल की चर्चा हम करेंगे इन वाले चैप्टर्स में। ठीक, फिर आगे है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कोई वस्तु द्वारा कार्य कब किया जाएगा तो उसका फॉर्मूला भी बनाएगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, इसकी बात होगी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट की बात होगी कि लगाया गया बल, जैसे आपने किसी वस्तु पे बल लगाया और वस्तु का विस्थापन होता है तो आप बोलेंगे हाँ इस वस्तु पर कार्य किया गया है। ठीक, ऊर्जा, उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे कितनी ऊर्जा व्यय होती है, या फिर किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने पे कितनी ऊर्जा व्यय होती है, इस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फिर तीसरा है शक्ति। अब शक्ति की बात कैसे करते हैं, देखो मान लेते हैं दो व्यक्ति है, एक छोटा सा बच्चा है मैं बोल देता हूँ, और एक बड़ा सा व्यक्ति है। ठीक, अब कंडीशन क्या होगी, जो बड़ा व्यक्ति होगा इसके कार्य करने की दक्षता, मैं बोलता हूं कि एक काम तो हमको इनसे करवाना है, दोनों से करवाना है। जो बड़ा व्यक्ति है वो 2 घंटे में कर लेता है, और छोटा व्यक्ति जो छोटा सा बच्चा है वो पूरा दिन लगा देता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई उसकी क्षमता उतनी थी, इसकी क्षमता इतनी थी कि इसने 2 घंटे में कर लिया, इसकी क्षमता इतनी है कि ये पूरा दिन लगा रहा है। तो उस कंडीशन के बाद में मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई इसकी क्षमता और इसकी क्षमता, मतलब इसकी शक्ति कितनी और इसकी शक्ति कितनी। तो वैसे हम कार्य कराएंगे मशीनों से, और जब मशीनों से कार्य कराएंगे तो हम मशीनों की भी क्षमता चेक करेंगे और फिर निकालेंगे कि भाई मशीन की शक्ति। तो वही चीज़ें कहाँ पे लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगेगी। मतलब जो आपके बल्ब आते हैं, विद्युत मोटर आती है, कोई भी यांत्रिक उपकरण आते हैं, तो फिर उनकी भी शक्ति चेक की जाती है। वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या देखेंगे, कणों के निकाय की घूर्णी गति और दृढ़ पिंड। जब हम इसको देखेंगे तो इस पे एक चैप्टर आएगा, कणों के निकाय की घूर्णी गति। मतलब कि कोई पिंड है और वो चारों ओर वृत्तीय गति में, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। ठीक, फिर एक अगला टॉपिक अपना आएगा, यूनिट 7 में आएगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में भी 2 टॉपिक हमें पढ़ने होंगे, एक तो गुरुत्वाकर्षण और दूसरा उपग्रह की गति। अब गुरुत्वाकर्षण हम किस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, गुरुत्वाकर्षण हम कहाँ पे देखते हैं कि कोई भी वस्तु है वो ऊपर से गिरती है तो हमेशा नीचे आती है। ये कहाँ तक अप्लाई होगा, पलायन वेग किसे कहते हैं, क्या जो उपग्रह हैं ये पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूम रहे हैं, जो चंद्रमा है ये अपनी गति कैसे दिखा रहा है, साथ में जो सूर्य है क्या ये जो सूर्य है ये इसका एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, क्या इससे बाहर जाने पे ये अपनी गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाता है क्या उसको लगाना बंद कर देगा। बहुत सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर आएगा स्थूल द्रव्यों के गुण। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ठोसों के आंतरिक गुण। जो भी ठोस है उसके आंतरिक गुण, मतलब उसके जो क्रिस्टल है, उसके जो अणु है वो एक दूसरे से कितने मौजूद, एक दूसरे से कितने फंसे हुए हैं, वो ठोस है, द्रव है, गैस है, अब फिर वो लिक्विड फॉर्म में है, उसके परमाणु कितने जोर से सटे हुए हैं, वो वाली चीज़। फिर उसी में पढ़ेंगे तरलों के यांत्रिक गुण। कोई भी लिक्विड फॉर्म है उसमें अब उसके अणु कितनी दूर है, क्या वो कोई गुण रखता है, कोई श्यानता का गुण है, कोई तन्यता का गुण है, कोई प्रत्यास्थता का गुण है, कोई भंगुरता का गुण है, वो इन वाले कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं। ठीक, फिर तलरों का यांत्रिक गुण, वो भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, 3 पार्ट में हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य कोई लिक्विड है, उसको गर्म करते हैं तो उस पर क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है, क्या क्या गुण लगते हैं, क्या क्या कंडीशन वहां से निकल के आती है, वो हम इन चैप्टर्स पे देखेंगे। फिर अगला
8वीं इकाई में हमारे पास आएगा ऊष्मागतिकी, जिसपे एक ही चैप्टर होगा ऊष्मागतिकी, जहाँ पे हम देखेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से हो रहा है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे प्रवाहित हो रही है। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम आदर्श गैसों का व्यवहार और अणुगत गैसों का अणुगति सिद्धांत। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, बहुत सारे नियम आएंगे जो इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ने होंगे। फिर हम बोलेंगे कि भाई गैसों को हमने संपीड़ित कर दिया है, तब उस पर क्या प्रभाव होने वाला है, ताप का क्या प्रभाव होगा, दाब का क्या प्रभाव होगा, वो वाली सारी चीजें हम इन चैप्टर्स में देखने वाले हैं। फिर क्या आ गया, अणुगति सिद्धांत, इसी में चैप्टर होगा। ठीक, लास्ट यूनिट हमारी होगी दोलन एवं तरंगे। अब क्या है इसके लिए कंडीशन, एक चैप्टर होगा दोलन, एक चैप्टर होगा तरंग। सरल लोलक आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो पेंडुलम वाली घड़ी जो है वो जरूर आपने देखा होगा। उसके बीच में एक पेंडुलम लगा होता है और वो क्या कर रहा होता है, वो दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा होता है, एक सेकंड में इधर, अगले सेकंड में इधर, फिर एक सेकंड इधर, फिर अगले सेकंड। वो वाली जो चीजें हैं वो हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, तरंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपके तक मेरी आवाज जा रही है, ये कैसी तरंग है, मतलब तरंगों के हम प्रकार पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहेंगे और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहेंगे, तरंग संचरण की दिशा के अकॉर्डिंग हम इसे पता करेंगे कि कौन सी जो तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है और कौन सी तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, उम्मीद है कि जो यहाँ तक चला है वो आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा समझ आया होगा। अभी मैं क्या बता रहा था आपको, जो सिलेबस था उसकी बात हो रही थी। अभी आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, कुछ ग्रीक अक्षर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कुछ ग्रीक अक्षर जिनको आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, ये आपको डायरेक्टली याद रहनी। ठीक, तो चलो जरा थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। फर्स्टली अल्फा सिंबल कैसे होने वाला है, ये ऐसे इसको दर्शाया जाएगा, या ऑलरेडी ऐसा बना आएगा तो आपको क्या मान के चलना है, ये अल्फा है। फिर सेकंड क्या है, बीटा, ये कैसा दिखेगा भाई, कुछ इस प्रकार। फिर तीसरा है गामा, कैसे दिखेगा, ये रहा। फिर अगला क्या है, डेल्टा, कैसे दिखेगा, ये रहा डेल्टा का सिंबल। फिर है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कैसे दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार, ऐसे बनाते हैं भाई। ठीक, एप्सिलॉन होगा। फिर क्या है, जेटा, कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। फिर है ईटा, ईटा कुछ इस प्रकार, एन जैसे बनता है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये है हमारा ईटा। ठीक, चलो फिर इसी के आगे हम क्या देखने वाले हैं, इसी के आगे फिर थीटा, आपने सबने देखा होगा सिंबल। फिर आयोटा, आयोटा कुछ इस प्रकार बनेगा। कप्पा के रूप में मिलेगा। लैम्डा, लैम्डा कुछ इस प्रकार, जिनका यूज होगा उनको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, है ना। म्यू, म्यू कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यू जैसे ही बनेगा बट थोड़ा सा टिल्ट होके आएगा, ऊपर से घूमते हुए आएगा, कुछ इस प्रकार। फिर है न्यू, देखो म्यू और न्यू दो चीजें आ रही है, ये कुछ ऐसे इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये न्यू है और ये म्यू है। ठीक, फिर एक्सआई है, एक्सआई कैसा देखने को मिल रहा है, ये रहा कुछ इस प्रकार ऐसे। ठीक, चलो फिर आगे देखो क्या है, एक्सआई हो चुका था। ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन ओ जैसे दिखेगा। पाई, पाई आपने 10वीं तक पढ़ के आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक, फिर है रो, रो कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार, पी जैसे ही बनेगा बट आगे से ऐसा थोड़ा सा टिल्ट होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, सिग्मा, सिग्मा के दोनों सिंबल, ये आपने 10वीं तक पढ़ के आए हो, अध्याय 14 में आया था सांख्यिकी वाले में, ये भी आया था शायद, बट यहाँ से ज्यादातर आपको ध्यान रखना है, कुछ इस प्रकार। ठीक, फिर टाउ, टाउ का यूज भी होगा ऐसे, टी ही बनाना है बट थोड़ा राउंडेड होना चाहिए। अपसिलॉन, अपसिलॉन के लिए यू। ठीक, चलो अपसिलॉन के लिए यू। फाई, फाई कुछ इस प्रकार ऐसे। ठीक, ये फाई होगा। साई और ओमेगा। ठीक, ओमेगा के लिए ये सिंबल भी आएगा और ओमेगा के लिए ये सिंबल भी आएगा, ये 12वीं में चल के आएगा, अभी 11वीं भर तो हमें ये वाला पढ़ना है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सिंबल्स। फिर क्या है हमारे पास, चुने हुए कोणों के लिए साइन, कॉस और टेन के मान। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं, 10वीं में जब आपने त्रिकोणमिति सर्वसमीका पढ़ा हुआ था, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा था, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा था, तो आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल्स को चेक किया था। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, कि आपने वहां पे पढ़ा हुआ था किस पे, डिग्री पे। यहाँ पे डिग्री में भी पूछा जा सकता है, रेडियन में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री तक सीमित नहीं रहेगा, 360 भी जाएगा, 720 भी जाएगा, 540 भी जाएगा, मतलब यहाँ पे 360, 90 से तो ज्यादा में पूछे जाएंगे। ठीक, तो थोड़ी सी इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले एक टेबल में बनाता हूँ, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे।
ये लो, ये टेबल हमारी बन चुकी है। इस पर थोड़े बॉक्स में कट कर लेता हूँ। ये ठीक, बस नीचे तो अभी मैं इतनी लेता हूँ, साइड से भी लाइन में बना देता हूँ। यहाँ से लेता हूँ पहले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हाँ 3 आ जाएंगे। इधर साइड में भी ले लेता हूँ मैं, और ये हो जाएगा 0 के लिए, ये हो जाएगा 30 के लिए, ये हो जाएगा 45 के लिए, ये हो जाएगा 60 के लिए, ये हो जाएगा 90 के लिए, ये हो जाएगा 180, 270, मतलब एक और बढ़ाने की ज़रूरत है जो मुझे 360 तक पहुंचा दे। ये समथिंग यहाँ तक लेता हूँ मैं, और यहाँ तक हम 360 ले लेंगे। ठीक, चलो यार सबको फैला देते हैं, और यार बस इतना लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे लेते हैं और इन सबको बड़ा कर देता हूँ। चलो हाँ, अब आपने जब 90 डिग्री तक का पढ़ा था तो हो सकता है आपने ट्रिक से पढ़ा हो, या हो सकता है आपने सिंपली पढ़ा हो। मैं अभी आपको ट्रिक से बता दूंगा, क्यों? क्योंकि आसान आपके लिए करना होगा जिसकी ज़रूरत है। यहाँ पे मैं थीटा डिग्री में लूँगा, डिग्री में, और यहाँ पे मैं जो थीटा लेने वाला हूँ वो किस पे लेने वाला हूँ, रेडियन में। मतलब उसके लिए क्या लिख देता हूँ, पाई ही लिख देता हूँ अभी। चलो पाई ही लिख देता हूँ। ठीक, दो चीज़ों में मैं लेके चलने वाला हूँ। यहाँ पे डिग्री में चलेगा, यहाँ पे रेडियन में चलेगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक, इतने की मैं बात करने वाला हूँ। और इधर में जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ ले लेते हैं, कॉस थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, टेन थीटा। ठीक, हाँ एक बात और, जैसे ही मैं यहाँ पे 3 बना के जा रहा हूँ, आपको पता है अगले 3 कैसे बनते हैं। तो जैसे यहाँ से 90 के लिए अगले 3 हम बना लेते थे, तो वही सेम प्रोसेस से आप आगे के 3 भी बना लेंगे। ठीक, चलो अब क्या है, इसकी भी ट्रिक बता दूं भाई। ये बनता कैसे है, तो थोड़ा सा स्पेस मुझे लगेगा। 0 से लेके 90 तक के लिए आपने साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाले हैं, इसकी थोड़ी सी मैं चर्चा करने वाला हूं। देखो आप क्या करते थे, आप करते थे 0 लिखते थे, 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, 3 लिखते थे और 4 लिखते थे। सब में 4 से भाग देते थे, सब में 4 से आप भाग देते थे और बोलते थे सब में करनी लगा दो। ये लो सब में करनी लग गई। अब क्या होता था, देखो अब क्या होता था, अब आप बोलते थे कि जो जो कट रहा होगा, जो जो करनी से बाहर आ रहा होगा, उसे आप बाहर या काट सकते हो। ठीक, चलो तो मैं क्या देखता हूँ, मैंने देखा कि भाई 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, और 0 करनी में नहीं रहेगा, मतलब बाहर आएगा 0। यहाँ पे 1 करनी में नहीं रहेगा और 4 जो है ये 2 से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1 करनी में नहीं रहेगा और करनी में बच गया है 2। करनी तो 3 रहेगा ही रहेगा और 4 जो है वो 2 से बाहर आ गया। ये 4 1 कम 4 मतलब 1। मतलब ये जो वैल्यू आई थी ये साइन थीटा की वैल्यू थी 0, 1/2, 1 करनी 2, करनी 3/2 और 1। इसी को पलटा के लिख रहे थे, आप कॉस बोल रहे थे। ओ यार रुको रुको रुको, गलत जगह लिख दिया ना, एक सेकंड। हाँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 0 है, 1/2 है, 1 करनी 2 है, करनी 3/2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक, अब आप बोल रहे थे इसी को पलटा के लिख रहे थे और किस पे आ रहा था, कॉस पे आ रहा था। ठीक, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1 है, करनी 3/2 है, 1 करनी 2 है और 1/2 है, और इधर क्या है भाई 0 है। ठीक, फिर आपने एक और पढ़ा हुआ था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यह है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। मतलब 0 के बटे में 1, 0 के में किसी से भी भाग देंगे 0। ये देखो ये 2 से 2 कटेगा तो 1 करनी का 3। ठीक, फिर इसके अलावा 1 करनी 2, 1 करनी 2, सब कुछ कट के 1। यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा, बचेगा करनी में 3। 1 के बटे में 0 डिफाइन नहीं कर सकते। अब आपके क्या निकले हैं 90 डिग्री तक।
अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, यहाँ पे लिख दूं क्या, एंगल से मतलब डिग्री से, डिग्री टू, डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो ना, रेडियन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जो एंगल थीटा है उसे मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। जो एंगल थीटा होगा उसे लिखेंगे हम पाई बटे 180 और गुणा थीटा, जो भी एंगल आपको चेंज करना होगा। अब अप्लाई करके देखते हैं, तो अप्लाई करके देखने में कैसा दिख रहा है वो थोड़ा ध्यान दो। मैंने बोला कि 30 डिग्री को चेंज कर दो, 30 डिग्री एंगल थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बराबर क्या लिखना है भाई, पाई बटे 180 और गुणा थीटा की वैल्यू 30, 0 से 0 कट करो, 3 एक कम 3, 3 छिंग 18, मतलब इधर है 30 डिग्री और इधर कितना आ रहा है भाई 1/6 पाई बटे 6। ठीक, तो 30 डिग्री की जगह पे आप क्या लिख सकते हो पाई बाई 6। ये क्वेश्चन, हाँ एक बात हो, जैसे ही आप 11वीं और 12वीं की फिजिक्स या मैथ्स आप पढ़ने वाले हो तो ये 30 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री ये आपको कम देखने को मिलेगा, पाई बाई 2 पाई बाई 4 पाई बाई 3 2 पाई ये आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। मतलब इसको कन्वर्ट करना आप थोड़ा सीखेंगे, थीटा इक्वल पाई बटे 180 इंटू थीटा। अब मैं बोलता हूँ 45 डिग्री को चेंज करो, तो 45 बराबर के इधर पाई बटे 180 और गुणा थीटा की वैल्यू 45, सॉल्व करो, 15 3 45, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 3 एक कम 3, 3 चौ 12, पाई बाई 4, पाई बाई 4। भाई 60 डिग्री को चेंज करो तो 60 बराबर पाई बटे 180 और गुणा 60, 1 0 से 1 0, 6 3 18, पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब बाकी के आप चेंज करके लिख लेना, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये होता है 2 पाई। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई जीरो के लिए क्या होगा, जीरो के लिए क्या होने वाला है, तो मैं अलग से कर देता हूं इसको। जीरो के लिए स्पेस यहीं पे ध्यान दे लो यार, इसको हटा देता हूं मैं। 0 डिग्री थीटा की वैल्यू है तो मैंने थीटा की वैल्यू 0 रखा, बराबर के इधर पाई बटे 180 और गुणा 0। अब 0 के साथ किसी का भी गुणा होगा तो आंसर क्या देगा 0, मतलब 0 डिग्री रेडियन में भी 0 ही रहने वाला है। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि भाई 90 तक तो हमें पता ही था, 90 के बाद मतलब 180 270 और 360 को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है थोड़ी सी, जो 90 है ये 90 वाला किस पे कन्वर्ट होगा, 90 वाला कन्वर्ट होगा, पहले तो 90 वाले को आप कन्वर्ट करेंगे 270 में, 90 वाले को आप कन्वर्ट करेंगे 270 में, मतलब जो जो इसके मान होंगे वही इसके भी मान होंगे, बट नेगेटिव साइन के साथ। मतलब ये होने वाला है माइनस का 1, ये होगा 0 और ये होगा इनफाइनाइट। ठीक है, चलो अब क्या होगा, जो 180 वाला है, 180 वाले को आप किससे कन्वर्ट करने वाले हो, आपने कन्वर्ट कर दिया है 90 को 270 में। अब 180 के लिए आप क्या लेके आने वाले हो, 180 के लिए आप लेके आने वाले हो 0 डिग्री से, मतलब कि 0 डिग्री के जो मान है यही कन्वर्ट आप करोगे 180 में, बट इसके आगे आ जाएगा भाई माइनस, मतलब जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो रखो अपन 180 में, मतलब 0 डिग्री पे साइन 0 है, 0 मतलब ये भी 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 0 आएगा, बट नेगेटिव साइन के साथ लेना है तो यहाँ पे एक के आगे माइनस आ जाएगा। अब 360 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री के लिए जो इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे, जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी वही वैल्यू हम डायरेक्टली, तेरी थी मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है, उसके बाद जो 0 डिग्री की वैल्यू है इसको डायरेक्टली रखो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक, मतलब आपने क्या किया हो, आपने किया हो कि जैसे ही आपको 90 को चेंज किया तो 90 को चेंज करके आपको 270 की वैल्यू मिली, बट 90 माइनस साइन के साथ मिली। फिर 0 डिग्री को चेंज किया नेगेटिव साइन के साथ तो 180 की वैल्यू आ गई। फिर आपने जो क्या था, 0 डिग्री वाला एंगल था, 0 डिग्री में जो वैल्यू थी वही डायरेक्टली रखा तो आपके पास 360 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक, चलो फिर इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं बीजगणितीय, उपयोगी बीजगणितीय सूत्र। ठीक, उपयोगी बीजगणितीय सूत्र में हम क्या देखेंगे, है तो 6 7 8, अभी मेन जरूरी है होने को तो
20-30 मिल जाएंगे। जो अपने को देखना है, जो अपने को अभी मेन जरूरी है, मतलब पूरी 11वीं और 12वीं में है, जो हमें बार बार अप्लाई में आएंगे, उन फॉर्मूलेस को हम देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला आपके सामने आएगा a प्लस बी की पावर 3। फोर्थ फॉर्मूला आपके सामने आएगा a माइनस बी की पावर 3। फिफ्थ फॉर्मूला आपके सामने आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सिक्स फॉर्मूला आपके सामने आएगा x प्लस ए और x प्लस बी। इतने फॉर्मूले हमें ध्यान देने हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर a प्लस बी की पावर 3 ये क्या बनाता है, ये बनाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। हाँ, जब तक प्लस होगा तब तक प्लस लेके चलना, जैसे ही माइनस आएगा तो आप क्या लगाने वाले हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इतना हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए होने वाला है a प्लस बी और साथ में होने वाला है a माइनस बी। अब x प्लस ए और x प्लस बी है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस लगा के a प्लस बी इंटू में x और प्लस में ए बी। ठीक, ये 6 हमारे पास बीजगणितीय सूत्र हैं जो हमें मेनली लगने हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक, चलो पूरी क्लास 11th और 12th की जान अवकलन और समाकलन, उस पर हम बात करते हैं। मैं क्या बोलता हूं कि एक फंक्शन हम ले रहे हैं। अब फंक्शन आपको समझ नहीं आएगा, नॉर्मली मैं बात करूं, एक जैसे हम पढ़ते थे अध्याय 2, अध्याय 3 और 4 में एक बहुपद लेते थे, y बराबर या फिर x बराबर, मतलब हमारे पास एक समीकरण दिया होता था, वैसे ही मैं एक समीकरण ले रहा हूं, मान के चलो y बराबर x की पावर n ले रहा हूं। ठीक, अब अवकलन लिखा है ना, अवकलन लिखा है। अवकलन क्या होता है, मैं बोलता हूं कि मैंने क्या किया, एक संख्या लिया या नंबर लिया, अभी नॉर्मली कुछ भी ले लेता हूं, y ले लिया, चलो y मैंने ले लिया। ठीक, और मैं क्या बोलता हूं, इसका ना y बराबर मैं बोल देता हूं x है, और मैं बोलता हूं का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब d अपॉन डी एक्स इसके साथ में लिखना है, बस एक ही बात है। तो इसको मैं लिखूंगा dy अपॉन डी एक्स, और इधर भी क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और ये रहा x। बस ये करना है आपको। अगर ये करना है तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे भी x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन होगा तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, अब ये भी क्या होना चाहिए, x की पावर n का अवकलन, तो x की पावर n के अवकलन का डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या है, ये होता है n x की पावर n माइनस 1। अब ये इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहाँ से आया है, क्या हुआ है, ये अभी आपके काम का नहीं है। जो बच्चा मैथ्स लेगा सिर्फ उसके काम का है, बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो। डायरेक्टली फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स, मतलब dy अपॉन डी एक्स हो, x की पावर n हो तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला है कि d अपॉन डी एक्स हो और कोई कांस्टेंट नंबर इसका अवकलन हो रहा हो, तो आंसर कितना देगा, आंसर देगा 0। अब कांस्टेंट नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, मतलब कोई संख्या वाली 1 2 3 4, इनका अवकलन जब भी होगा तो आंसर 0 देगा। तीसरा क्या बोलता है भाई, d अपॉन डी एक्स हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x हो, तो आंसर कितना देगा, हमेशा e की पावर x ही देगा। चौथा फॉर्मूला क्या बोलता है, d अपॉन डी एक्स हो और लॉगरिथमिक फंक्शन हो, log x हो, d अपॉन डी एक्स हो और लॉगरिथमिक फंक्शन log x हो बेस e के साथ, तो आंसर क्या देगा, 1 अपॉन x देगा। ठीक, पांचवा फॉर्मूला क्या कहता है, x का कर दिए कि भाई
नहीं, ये तो कर दो, डी अपॉन डी एक्स हो, और अगर सिर्फ एक्स का अवकलन करना हो तो आंसर हमेशा 1 देता है। अब ये क्या चल रहा है, इसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 2 4 5 फॉर्मूले और लिखेंगे। क्वेश्चन में करा देता हूँ, y बराबर मैं बोलता हूँ 3x² प्लस 7x प्लस 10। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिला हो, और बोले का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया। अब क्वेश्चन दिया है कि भाई x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, और x के सापेक्ष अवकलन जब हम कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, dy अपॉन डी एक्स, तो इसको भी कर दो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल d अपॉन डी एक्स, ये रहा पूरा 3x² प्लस 7x प्लस 10। हाँ, अब ये क्लास 10th के बाद जैसे आप 11th में आए हो, एकदम नया है, समझ ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस में लेंगे, आपसे बिल्कुल बनेगा, अभी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहली स्टेप आपको क्या करना है, जो d अपॉन डी एक्स है, इसको वितरण नियम लगा के इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लिखना है। कैसे लिखना है देखो जरा, ये हो गया है हमारा dy अपॉन डी एक्स इक्वल, इसको लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस d अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे 7x प्लस d अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे 10। अब क्या होगा, हम एक चीज और मान के चलेंगे कि जो भी हमारे चर होंगे, चर के साथ अगर कोई अचर संख्या है तो अचर का अवकलन नहीं करेंगे, उसको बाहर लेके आएंगे। मतलब इसको क्या करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं 3, इसको करने वाले हैं 3 d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा x², फिर प्लस है, प्लस लगाओ, ये देखो 7 बाहर, d अपॉन डी एक्स, ये रहा x प्लस कांस्टेंट का अवकलन कहाँ गया भाई, ये रहा कांस्टेंट का अवकलन 0 देगा, ये हो गया है 0। फिर ये क्या होगा, ये 3 का तो 3, फिर देखो x की पावर 2 है और n की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, जो n था, जो ये n था, ये उसकी घात थी ना वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई। अगर 2 हो गई तो बोला है n आगे आएगा, मतलब 2 आगे आ गया, n आ गया बाहर, x की पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, फिर प्लस है, प्लस लगाओ, 7 तो बाहर था, x की घात 1 है, x की घात 1 का अवकलन मतलब x हो तो उसका अवकलन 1 देता है, प्लस 0, 0 की वैल्यू है ही नहीं, छोड़ देंगे अगली स्टेप में, 3 दूनी 6x, अब देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मतलब 6x प्लस 7 एकम 7, ये आएगा भाई dy बाई डी एक्स। हमारे सामने क्वेश्चन ये था और इसका अवकलन हमने देखा तो अवकलन ये आया है, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। मैंने 2-3 फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक, x की पावर n का यूज हुआ है, कांस्टेंट नंबर का हुआ है, और x का अवकलन हुआ है, ठीक। अब ये तो थे हमारे जो नॉर्मल चलते हैं, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम अवकलन की बात करें तो वो क्या होगा, तो मुझे उसके लिए वापस से स्पेस चाहिए होगा, स्पेस निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, ये यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट d अपॉन डी एक्स हो और साइन x हो तो इसका अवकलन देता है भाई cos x। मतलब क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आता है d अपॉन डी एक्स हो साइन x हो तो इसका अवकलन cos x देगा। दूसरा है d अपॉन डी एक्स cos x, तो इसका अवकलन क्या देगा, माइनस का साइन x, ठीक। तीसरे की बात करता हूं मैं, तीसरा है हमारे सामने d अपॉन डी एक्स और क्वेश्चन आपको मिले tan x, तो आंसर क्या देंगे आप, आंसर देंगे sec स्क्वायर x, ठीक। फिर इसके अलावा चौथा में लेता हूं d अपॉन डी एक्स हो और कॉसिक ले लेते हैं, कॉसिक x हो, तो ये आंसर किस पे देगा भाई, ये आंसर देगा कॉसिक x इंटू कॉट x। एक बार मैं चेक भी कर दूंगा, हो सकता है प्लस माइनस की गड़बड़ी हो जाए। पांचवा होता है d अपॉन डी एक्स सेक x, तो ये किस पे देता है भाई, ये देता है सेक एक्स टेन एक्स, हाँ सेक x टेन x, ठीक। और छठवा d अपॉन डी एक्स कॉट x हो तो ये भी देता है हमें, ये नहीं देगा, ये देगा कॉसिक में,
कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक बार मैं चेक कर देता हूँ यार, प्लस माइनस की गड़बड़ी तो नहीं है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पूरे साल भर याद रखने हैं, है ना। चेक कर दे रहा हूँ मैं एक बार में, अगर सही होंगे तो बिल्कुल क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, है ना। कलन समतलनुगति गति के नियम सदिश हाँ ये रहा भाई, इस पे मुझे चेक करना था प्लस माइनस को। तो जो कॉट है, हाँ ये रहा डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, ये दे रहा है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसके अलावा बाकी कोई और नेगेटिव, कॉस तो नेगेटिव ले लिए थे, कॉसेक को कॉट, कॉसेक जो है हाँ कॉट को ले लिया, और कॉसेक जो है वो भी नेगेटिव देता है, मतलब 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है क्या भाई, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। हाँ ये है आपके सामने फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले मैंने बताए जो नॉर्मली यूज में आप लेंगे, और 6 त्रिकोणमिति में जैसे हम त्रिकोणमिति का अवकलन कर रहे होंगे तब ये फॉर्मूले यूज होंगे। इसके अलावा और भी फॉर्मूलेस हैं, बट अभी आप इतना याद रखेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं सारे एग्जाम बताता हूँ तो आपको समस्या होने वाली है। समाकलन क्या होगा? जो अवकलन आपने किए हैं उसका सेम अपोजिट, मतलब कि इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? इसका फर्स्ट फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन। हाँ अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये पहला लिखा है मैंने, समाकलन का साइन है, इसको बोला जाएगा अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित कैसे लिखूं? अनिश्चित, ऐसे अनिश्चित समाकलन, ये पहला लिखा है मैंने, इसे बोला जाएगा अनिश्चित समाकलन। दूसरा मैंने लिखा है, और कुछ इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिले, मतलब इसकी लिमिट लग गई, मतलब इसकी सीमा हो गई, मतलब ये फाइनल हो गया, फिक्स हो गया, तो इसको बोला जाएगा निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन इसको बोला जाएगा। थर्ड है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सिंबल देखिए कि समाकलन बना है, उसके अंदर एक सिंबल बना है, तो इसको बोलेंगे बंद समाकलन, बंद समाकलन। ठीक, तो अभी मैं अनिश्चित समाकलन कर रहा हूँ इंटीग्रेशन में x dx हो, तो आंसर क्या देगा? आंसर देगा भाई 1। दूसरा फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन में 1 dx हो, तो आंसर देगा x। थर्ड ले रहा हूँ इंटीग्रेशन में e की पावर x dx हो, तो आंसर क्या देगा? e की पावर x। अब देखो यहाँ पे e की पावर x जब यहाँ आया था, कहा गया भाई ये इसका अवकलन किए थे तब भी e की पावर x, और यहाँ पे समाकलन कर दिए हैं तब भी e की पावर x, मतलब कि e की पावर x का ना अवकलन होगा ना समाकलन, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, चौथा में लिख रहा हूँ 1/x dx, तो ये किस पे जाएगा भाई? ये जाएगा log x पे। ठीक, पांचवा में लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन में x का किए थे क्या? हाँ, इंटीग्रेशन में x की पावर n dx हो, तो ये किस पे देगा भाई? अब पावर उसकी आ जाए तो फिर उसका आपका समाकलन क्या देने वाला है? वो देने वाला है x की पावर n+1 और अपॉन में n+1। अब इसको भी चेक कर देता हूँ यार सही लिखा है कि नहीं। x की पावर n+1 अपॉन में भी n+1, कहाँ गया भाई? x की पावर n+1 अपॉन में भी n+1, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर आपका सही आया है। ठीक, अब साइन कॉस टेन इनकी बात कर लेते हैं भाई, त्रिकोणमिति में ये कैसे आने वाले हैं, तो मेनली 2-3 इसकी भी ध्यान रख लो ताकि काम पड़ेंगे। फर्स्ट ले रहा हूं मैं इंटीग्रेशन में साइन x dx हो, तो ये किस पे देगा भाई? cos x, बस नेगेटिव देगा क्या? माइनस का, हाँ माइनस का cos देगा। ठीक, वहां से अपोजिट। फिर सेकंड क्या ले रहा हूं मैं इंटीग्रेशन में cos x dx, तो ये प्लस का साइन देगा भाई, प्लस का साइन x देगा। ठीक, तीसरा ले रहे हैं हम इंटीग्रेशन में यदि sec स्क्वायर x dx हो, तो ये tan देना चाहिए यार, tan x देना चाहिए। सही बात है कि यार tan दे रहा है कि? हाँ tan दे रहा है। और फिर एक और लेते हैं चौथा इंटीग्रेशन में cosec स्क्वायर x dx हो, तो ये माइनस का cot x देगा। बस अभी इसके 4 फॉर्मूले याद रखें।
है तो इसके भी 6 7 8, बट अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें ताकि आप इतने से अभी नॉर्मली क्वेश्चन कर पाओ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी फॉर्मूले इसके याद करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास तो सिर्फ इतनी रखते हैं। जो जो हमने पढ़ा है एक बार फटाफट मैं रिकैप करा देता हूँ, है ना। ये लो, पहले हमने देखा था कि किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर कुछ ग्रीक अक्षर बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। फिर इसके अलावा हम गए थे कहाँ पे, त्रिकोणमिति, जो हमारे कोण थे उनके त्रिकोणमिति जो अनुपात थे, और फिर 90 डिग्री से अलावा, 90 डिग्री के अलावा, हाँ इससे पहले था क्या, नहीं इससे पहले नहीं था, 90 डिग्री के अलावा जो था, कहाँ गया रे ये, 90 डिग्री के अलावा हमने 180, 270 और 360 यहाँ तक देखा है। इससे आगे भी आप चलेंगे तो आपको देखना होगा, 570 देखना पड़ेगा, 480 देखना है आपको, उसके अलावा 720 देखना है, 1054, मतलब सारे जितने भी निकलते चले वो सब कुछ आपको देख लेना है। ठीक, इसके अलावा बीजगणित के 6 फॉर्मूले हमने देखे हैं, ये अवकलन के रहे और ये समाकलन के रहे। ठीक, उम्मीद है कि जो चैप्टर 1 अभी हमने स्टार्ट करने से पहले जो क्लास 1 लिया है, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास लिया है, ये आपको समझ में आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में अध्याय 1 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।